उसके बाद एनर्जी आता है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम और फिर पावर का छोटा सा टॉपिक। तो वर्क डन में सबसे पहले हम देखेंगे उसकी जो डेफिनेशन है, कंसेप्शन है, फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट, आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे साथ बोल लीजिए और वर्क डन के कंसेप्शन को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, वर्क डन। देखिए वर्क डन बने क्या होता है इसकी हम बात करें। कौन सा फोर्स वर्क डन करता है, कौन सा फोर्स वर्क डन नहीं करता है। भाई फोर्स लगेगा तभी तो वर्क डन होगा, बॉडी डिस्प्लेस करेगा तभी तो वर्क डन होगा। बिना डिस्प्लेसमेंट के फोर्स लग रहा है, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन होता है, वर्क डन जो है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। हम लोग वेक्टर में दो प्रोडक्ट को जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होता है वो हमेशा स्केलर होगा। इस बात को आप याद रखिए। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जो कैसे ऑब्टेन होता है, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो F डॉट D, अब देखिए F डॉट D को जब हम करेंगे तो A डॉट D हम जानते हैं A B cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा F D cos थीटा। जहाँ वो चीज क्या है, मान लीजिए कोई हमारा बॉक्स है, इस पे हमने F फोर्स लगाया है। अब ये डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग हो रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग हो रहा है, ये बॉडी मान लीजिए डिस्प्लेस किया है फोर्स के इफेक्ट से। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमारा वर्क डन कितना आया, F D cos थीटा। अब इसमें एक चीज आपको ये भी देखना है कि थीटा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस चीज को यदि हम ऐसे लिख दें तो W ऑर्गन क्या हो जाएगा, F cos, हमारा क्या होगा F cos थीटा। तो जो F डॉट D दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, ये तो हम जानेंगे ही, साथ साथ ये कहेंगे F cos थीटा। अब यहाँ देखिए क्या रहा, फोर्स F cos थीटा क्या है। यहाँ देखिए F के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा F sin थीटा और दूसरा क्या आ जाएगा F sin थीटा y के रोल है, और दूसरा आ जाएगा F cos थीटा जो कि x के रोल है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क डन करता है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क करता है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन होता है। अब उसमें थोड़ा सा ही सुधार कर लेंगे कि फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो वर्क डन होगा। तो आप इसको इस ढंग से भी जानिए, एक तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वर्क डन है, और दूसरा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क डन करता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। F sin थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी F का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कोई वर्क डन नहीं करता है, वो वेट को बैलेंस करने में नॉर्मल रिएक्शन के साथ अपनी भूमिका अदा करता है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं। ये तो हमारा फोर्स का डेफिनेशन है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वर्क डन। दूसरे ढंग से वर्क डन इज सेड टू बी द फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कुछ चीजों को हम देखते हैं कि फोर्स का मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। अब आप वर्क डन का मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। आप यहाँ देखिए F मान लीजिए आपका कांस्टेंट है, इतना ही फोर्स लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो वेरिएबल कौन है यहाँ, थीटा। थीटा जब cos थीटा, यानी थीटा का मतलब cos थीटा, cos थीटा जब यहाँ पर मैक्सिमम होगा, आप पढ़े होंगे cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। कितना आएगा, यानी इफ कंडीशन क्या आया कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी इट इंप्लाइज
cos 0 कितना हो जाएगा 1। इट इंप्लाइज W क्या हो जाएगा मैक्सिमम। W मैक्सिमम कितना आ जाएगा FD cos 0, FD cos 0 यानी F into D। तो वह फोर्स ज्यादा वर्तन करेगा जो केवल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। तो जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्तन हमारा मैक्सिमम होगा। अब इसमें कंडीशन क्या आ जाता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो W कितना हो जाएगा FD cos 90, और सब लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। अब इसके एग्जांपल देखिए जो हमसे पूछे जाते हैं। वर्क डन कब 0 होगा, फोर्स भी लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है वर्क 0। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स, आप सब लोग क्वेश्चन में पढ़े होंगे जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो कहाँ लगता है सेंटर के अलोंग लगता है, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली होता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियली है और सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर के अलोंग है। एंगल कितना बन रहा है 90। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा 0। अब आप अदर जगह भी देख सकते हो, जैसे प्लैनेटरी मोशन में, सैटेलाइट के मोशन में। प्लैनेटरी मोशन में क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो सन के सेंटर की ओर लगता है, प्लैनेट पर सन के सेंटर की ओर लगता है और प्लैनेट सर्कुलर मोशन करता है, तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। वहां भी वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स 0 होगा, चाहे ये सर्कल का एक चक्कर लगावे, चाहे आधा लगावे, चाहे कोण लगावे, चाहे कितना भी लगावे, सर्कुलर मोशन कुछ भी होगा उसमें वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स क्या आएगा 0। दूसरा आप क्या इसका एग्जांपल देखेंगे, आप जब प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे तो प्लेटफॉर्म पर जो आपका पुली है वो जो आपका बोझा उठा रहा है, वहां पर देखिए पुली जब बोझा उठाता है कि mg वेट नीचे काम करता है। अब पुली के माथे पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है ऊपर, यानी पुली के द्वारा अप्लाई फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, आपको बोझा को लेके चल रहा है। यहाँ भी देखिए एंगल कितना बना 90 डिग्री। यहाँ भी वर्क डन बाय द पुली क्या आ जाएगा 0। इसको भी आप इसके जो एग्जांपल हम बता उसको याद रखेंगे। वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स, वर्क डन बाय द प्लैनेटरी मोशन में, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सन के सेंटर की होता है, सैटेलाइट के मोशन में जो कि प्लैनेट के सेंटर की होता है 0 आएगा वर्क डन। वर्क डन बाय द पुली ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म 0 आएगा। पुली को तो किसका बिना मतलब का देते हैं, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए क्योंकि वहां उसका एनर्जी जो है लग रहा है, वहां उसको वर्क डन का पैसा नहीं देते हैं, उसकी एनर्जी का पैसा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये नहीं कि पुलिस से वर्क डन करवा दिया भाई तुमने तो वर्क डन 0 किया, पैसा देना नहीं है, देना है पैसा क्योंकि उसका एनर्जी लगा है। इसीलिए चैप्टर रिलेटेड है वर्क, एनर्जी एंड वर्क। अभी तो वर्क डन की बात की है, इन एग्जांपल को आप याद रखिएगा। अभी और देखिए तीसरा केस क्या है, यहाँ तो वर्क डन 0 और तीसरा आएगा वर्क डन नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा जब थीटा 180 डिग्री बनेगा। अब थीटा जब 180 डिग्री बनेगा W क्या आ जाएगा FD cos 180। आप सब लोगों को याद होगा cos 180 का वैल्यू -1 होता है, यानी -70। ये वर्क डन नेगेटिव आ गया। वर्क डन कैसे नेगेटिव आएगा, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन नेगेटिव आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन नेगेटिव आएगा। आप जब रोड पे चलते हो, पुली चल रहा है मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर, तो चल रहा है मोशन में है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के है, मोशन के अपोजिट लग रहा है पुली के पैर पर रोड के द्वारा। अब पुली के पैर पर रोड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है मोशन है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है क्योंकि मोशन के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है 180। यहाँ वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, आप लिक्विड या गैस में चलते हैं यानी फ्लूइड में चलते हैं तो वर्क डन बाय द विस्कस फोर्स, यानी वर्क डन बाय द कोहेसिव फोर्स। अब विस्कस फोर्स में दो टाइप के होते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव। तो वर्क डन बाय द कोहेसिव फोर्स, वर्क डन बाय द एडहेसिव फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, सब 0 होता है। कोहेसिव एडहेसिव की हम लोग बात करेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे।
कि सॉलिड में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, गैस में, लिक्विड में क्या कौन सा फोर्स होता है, वो इसका एडिशन फोर्स होता है। इसकी बात हम वहां करेंगे। आप याद रखिएगा वर्क डन मैक्सिमम होगा जब एंगल 0 बनेगा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बीच। वर्क डन 0 आएगा जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होगा। इसके एग्जांपल को आप याद रखिए, जो एग्जांपल आपको बताया वो एग्जांपल कंडीशन में आए हुए हैं। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स नेगेटिव होगा क्योंकि उस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल 180। अब ये तो फोर्स वर्क डन का डेफिनेशन था, उस पे जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं अक्सर, मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्क डन किस किस फोर्स के द्वारा होगा, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा होगा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा, ऐसा होगा आगे उस चैप्टर को हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उनके क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं हमेशा, उसको आप देखिए। आगे स्टार्ट करें। अब हम लोग वर्क डन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, सबसे पहले इसको देखें। वर्क डन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब यहां देखिए फोर्स वाला तीनों एक्सिस के अलोंग रखा है, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड। जैसा कि हम मान लेते हैं कि F क्या है, A1i प्लस A2j प्लस A3। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो B1i प्लस B2j प्लस B3। अब वेक्टर में पढ़ चुके A डॉट B क्या है, I के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस J के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस K के कोएफिशिएंट का। अब A1 A2 जो भी उसका साइन है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे यहाँ भी, और यहाँ जो रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या होता है, वेक्टर F डॉट D। अब F डॉट D जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोनों वेक्टर में पढ़ चुके हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3। ये हमारा वर्क डन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा। एकदम सीधा सीधा वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल वे है, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं एकदम सिंपल। जैसे मान लो फोर्स क्या दिया है, हमारा फोर्स वेक्टर है 3i प्लस 4j माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दे दिया, i प्लस 2j प्लस 5। अब देखिए अब वर्क डन कितना हो जाएगा, तो i के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यानी 3 into 1, j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 4 into 2, k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट -1 into 5। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 5, यानी कितना हो गया 6। अब अगर ऐसा ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, फोर्स न्यूटन में है, ये 6 जूल आ जाएगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सेंटीमीटर, यानी डाइन इनटू सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं अर्ग। तो फोर्स के दो यूनिट भी जो कि एकदम बेसिक है, ये हम लोग जानते आ रहे हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं तभी भी आप जान लीजिए फोर्स का यूनिट ऐसा ही क्या होता है, तो न्यूटन इनटू मीटर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं जूल। सीजीएस में क्या होगा, फोर्स का डाइन, इसका सेंटीमीटर, डाइन इनटू सेंटीमीटर यानी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जनरल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप देखिए कंपटीशन के पूछे हुए क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चन को आप देखिए, ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i प्लस 4j न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg. The particle is displaced from the position 2i plus j meter to position 4i plus 3j minus k meter. The work done by the force on the particle. अब यहाँ देखिए हमको
हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यूनिफॉर्म फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है, तो फोर्स आपका दिया हुआ है 3I प्लस जे न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट को देखिए, जो वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, वेक्टर में पढ़ा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका यहाँ यूज होगा। द पार्टिकल इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम द पोजीशन 2I प्लस जे मीटर टू द पोजीशन 4I प्लस 3j माइनस k मीटर। अगर 2I प्लस जे हम मान लेते हैं OA कितना है 2I प्लस जे मीटर, 2I प्लस k, 2I प्लस k, और जहां गया है b पर गया है, कहां से गया a से b, a मतलब 2I प्लस k है और b मींस यानी वो भी उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना होगा। a b पोजीशन वेक्टर कितना है, कहा है जहां गया है 4I प्लस 3j माइनस k, यानी वो भी कितना है 4I प्लस 3j माइनस k। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a से लेके b। अब ये देखिए वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज होगा, a b क्या होता है ob माइनस oa। आप इसको दिमाग में आंसर को सेट कर लीजिएगा, तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस वाले का पोजीशन, तो ab हमारा निकलेगा क्या ob माइनस oa, 4I माइनस 2I कितना हो जाएगा 2I। 3j अब यहाँ नहीं है j, 0j हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2I प्लस 0j प्लस k, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 3j माइनस 0j यानी प्लस 3j माइनस k, अब माइनस वो भी माइनस हो करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d आ गया। तो d हमारा कितना आया 2I प्लस 3j माइनस k। अब देखिए हमारा बर्डन कितना हो जाएगा f डॉट d यानी I के कोएफिशिएंट प्रोडक्ट हम लिख रहे जा रहे हैं, डायरेक्ट कर इसको 3 इंटू प्लस देखिए j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 3 4 इंटू प्लस k, यहाँ k नहीं है, इसको भी चाहे तो 0 k लिख सकते हैं, तो k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा 0, यानी 6 प्लस 12 प्लस 0 यानी कितना आ गया 82, क्योंकि असाइनमेंट है ये हमारा 82 बाय वेरिएबल फोर्स क्या कैसे निकालना है। अब यहाँ देखिए फोर्स वैरी कर रहा है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि फोर्स कितना है तो 3x प्लस 2 इतना न्यूटन फोर्स, ठीक है, ये हमारा फोर्स दिया हुआ है 3x प्लस 2, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है x इज इक्वल टू 2 मीटर से, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हमारा मान लीजिए xi है 2 मीटर, और xf जहां पार्टिकल जा रहा है वो कितना है 3। अब हमको इसमें निकालना है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या होगा। आप एक फार्मूला पढ़िए कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स में क्या करेंगे, तो f dx का इंटीग्रेशन, यहाँ वेक्टर लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते, वेक्टर से कोई मतलब यहाँ नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, तो xi यानी इनिशियल से लेकर के xf, तो f dx, आप f dx का इंटीग्रेशन यहाँ क्या करेंगे, f का वैल्यू पुट करेंगे, f क्या है x पर डिपेंड करना, जैसे जैसे x चेंज होगा फोर्स चेंज होगा, x0 फोर्स 2 न्यूटन, x1 फोर्स 5 न्यूटन, x2 फोर्स 8 न्यूटन, ये वेरिएबल फोर्स। अब यहाँ आप क्या करेंगे 3x प्लस 2 dx कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, xi कितना है 2 मीटर, xf कितना है, हमारा कितना आ जाएगा वर्क बाय द वेरिएबल फोर्स, इसका इंटीग्रेशन होगा तो कैसे करेंगे 3x dx, कहाँ से कहाँ तक 2 to 3 प्लस ये जनरल मैथमेटिकल टूल्स में इसको लोग पढ़ते हैं, तो कांस्टेंट है बाहर करके dx का इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके
अब आप देखिए कितना आएगा हमारा x dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x² 2 लोअर लिमिट यहाँ और अपर लिमिट। फिर ये 2 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके। अब एक बार इसमें अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा हमारा। जब आप अपर लिमिट रखोगे तो x का वैल्यू क्या रखोगे 3 तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यह जाएगा प्लस एक बार x का स्थान पे 3 तो 2 एक बार रख दीजिए 3 एक बार लोअर लिमिट यानी ये हमारा कितना आ गया 9 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कितना आ जाएगा इसको ऐसे ही कर दीजिए 4.5 माइनस 2 प्लस 2 यानी 4.5 ये हमारा वर्ग बन गया। ये वर्ग पहले करेगा तो जब भी वर्ग में करेगा फोर्स होगा उसका f dx का इंटीग्रेशन करेंगे जहां से जहां तक बोलेगा तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेकर के उसको साफ करेंगे। यहाँ 3x + 2 था तो 3 हो गया बाहर उससे बाहर हो जाता है जब इंटीग्रेशन करते हैं वेरिएबल का इंटीग्रेशन किया जाता है x dx करते हैं कितना आया x² 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना आया x। तो आप देख रहे हैं आपके सामने है सॉल्यूशन। एक बार हायर लिमिट रखेंगे यानी अपर लिमिट तो 3 अपॉन 2 माइनस 2 के स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ भी एक बार हायर लिमिट यानी अपर तो 3 माइनस 2 तो कितना आया हमारा 9 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी 4.5 ये हमारा आंसर आया। ये बहुत लंबा फोर्स है आप इस फार्मूले को केवल तैयार रखिए कि f dx। अब यहाँ एक चीज हो सकता है यहाँ dx है dy हो सकता है dz हो सकता है तो f dy का करेंगे इंटीग्रेशन dz रहेगा f dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो जब f dy होगा तो फोर्स y पर जो है डिपेंड करेगा। यहाँ फोर्स लिखे हैं यहाँ वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है और उससे कोई घबराहट अपने अंदर मत कीजिए। उसका मैग्नीट्यूड है 3x + 2x के लॉग लग रहा है फोर्स इसमें अगर y रहेगा तो y + 4 हो जाएगा या y + 4 हो जाए कुछ भी हो जाए। अगर y है f dy का इंटीग्रेशन करोगे z है f dz का इंटीग्रेशन करोगे इस ढंग से हम लोग करेंगे। x के अलॉन्ग भी है y के अलॉन्ग भी फोर्स है z के अलॉन्ग भी है उस तरह f dx निकालेंगे f dy निकालेंगे f dz निकालेंगे और फिर उसका करेंगे। आपको प्रॉब्लम सीट भी देंगे जब एक बार हमारा ये वर्क एनर्जी और पावर समाप्त हो जाएगा एक आपको 25 क्वेश्चन का प्रॉब्लम सीट देंगे उस सीट को आप सॉल्व कीजिएगा उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें कि वर्क डन बाय द रेक्टेंगुलर फोर्स क्या होता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या होता है। अब इसके बाद वर्क डन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। देखो बेटा वर्क एनर्जी और पावर में सबसे महत्वपूर्ण है वर्क डन क्योंकि वर्क डन जब हम समझेंगे तब की एनर्जी समझेंगे एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल आएगा फिर वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा। तो मेन हमको क्या पढ़ना है वर्क डन। अगर आपका वर्क डन स्ट्रांग है आगे आपका एनर्जी भी हो जाएगा और एनर्जी थ्योरम भी होगी उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे। और फिर पावर जो है छोटा सा टॉपिक है उसमें भी हम अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन देखना है चाहे वो 11th हो चाहे वो नीट के पेपर हो चाहे वो आईटी के पेपर हो आपका कॉन्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज हुआ है तब वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ज्ञान होगा तभी तुम कर पाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आप लोगों ने क्या ट्रिक बताया है ए बी निकालना है तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का कहीं मान लीजिए पी क्यू निकालना है क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का कहीं सी डी निकालना है मैंने बाद वाले का माइनस वाले का डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी डी निकालना है तो डी का माइनस सी का डी सी निकालना है सी का माइनस डी का। इस ढंग से आप देख रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो हमारा वर्क एनर्जी पावर में जो हमारा वर्क डन टॉपिक है इसमें वेक्टर भी रिलेट कर रहा है थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आता है। आप देखेंगे जब हम एनर्जी वाला बताएंगे उसमें जो है वर्क एनर्जी थ्योरम में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका डिफरेंशिएशन करने की जो होगा पोजीशन दे देगा वेलोसिटी निकालना पड़ेगा फिर उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जो वर्क डन के इक्वल होगा। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहे हैं तो हम लोग उसकी भी आगे बात करेंगे। और अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे वर्क डन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। आइए दोस्तों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे वर्क डन
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। देखिए आप यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पूरा नहीं दिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। आप समझिए इस चीज को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क में आप एक सेंटेंस को तैयार कर लीजिए। एरिया अंडर, क्या आप तैयार करेंगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज इक्वल टू वर्क डन। आपको क्या इसमें तैयार करना है, देखिए तीसरी बार मैं आपको समझा रहा हूं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया होगा, फोर्स एक्सिस से नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया होगा वर्क डन को बताएगा। आप देखिए कई प्रकार के इसमें जो है ग्राफ बनेंगे। इसमें कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया जाएगा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया जाएगा। तो y एक्सिस पर क्या लेंगे, फोर्स, और x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए x एक्सिस पर क्या, अब ये डिस्प्लेसमेंट x के अलावा y के अलावा z के अलावा जो भी लेंगे कहां, x एक्सिस पर। आप ध्यान देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट x के अलावा x लेंगे, y के अलावा y लेंगे, z के अलावा z लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर लिए हमारा ए बी। अब ये क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखिए डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है लेकिन फोर्स क्या है, कांस्टेंट। हमको ग्राफ का एरिया क्या निकालना होगा, आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा इतना मीटर या फोर्स दिखा रहेगा इतना मीटर, तो आप ये वाला एरिया निकालोगे। हमने क्या बताया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से बाउंडेड एरिया। ये कॉन्सेप्ट आप तैयार रखो। हमारा यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ए बी कर्व था, इस पॉइंट का नाम सी दे रहे हैं। यदि वर्क जब पूछा जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी कितना आ जाएगा, एक तरह से रेक्टेंगल है, क्या एरिया होगा, लेंथ यानी ओ ए इनटू ब्रेड्थ यानी ओ सी। आप यूनिट भी देख लो, ओ ए का यूनिट क्या है, न्यूटन, ओ सी का क्या है, मीटर, न्यूटन इनटू मीटर क्या हो गया। एक आपको ये ग्राफ बता दी, और आप देखिए दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, फोर्स वैरी कर रहा है, आप कैसे निकालोगे, यानी ये x है, आप इसमें देखो फोर्स वैरी कर रहा है, ऐसे मान लो फोर्स 0 से लेकर के यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट के साथ वैरी कर रहा है। हमारा ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये स्टेटमेंट है आपका, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारा एरिया ये होगा, फोर्स वैरी कर रहा है लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी में वैरी है, हमारा ये एरिया चाहिए। यहाँ हमको बाउंड्री क्या निकलेगा, तो कर्व है ओए, इस पॉइंट का नाम आप अपने से डाल दो बी, यानी हमारा बाउंड्री क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, अब यहाँ ट्रायंगल है ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कितना आ जाएगा 1/2 इनटू बी ए इनटू ओ बी, यानी न्यूटन इनटू मीटर हो गया इनटू। तो इस टाइप का कुछ भी आगे आपका जो है रेक्टेंगल रहे, ट्रायंगल रहे, या इस ढंग से भी दे, कुछ भी आपको दे सकता है। आप जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन पे हम जाएंगे, ये आपको कॉन्सेप्शन दे रहे हैं, इन कॉन्सेप्शन को अगर आप तैयार रखोगे, जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो आपको अपने आप से कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से फोर्स वाई यूनिफॉर्मली वाले बढ़ा है, फिर कांस्टेंट हो गया। अब जैसे मान लो हमारा कर्व क्या है, ओ ए बी, यहाँ तक है, ठीक है, ये x है, x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। अब हमको एरिया बाउंड्री क्या चाहिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर। हमको अब ये एरिया चाहिए, ये एरिया कैसे निकलेगा, आपको सब पता रहेगा, यहाँ कितना मीटर है, यहाँ कितना मीटर है, यहाँ कितना फोर्स है। एक ट्रायंगल का एरिया निकलेगा और एक रेक्टेंगल का निकलेगा। आप नाम दे सकते हो, क्या नाम दे दो, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी, यानी
यानी यहाँ वक्र हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस रेक्टेंगल ए बी डी सी, ये हमारा यानी जो हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है उस पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से एक और चौथी ग्राफ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आप लगाओगे, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे जो अभी तक आए हुए हैं। लेकिन एक और बात करते हैं कि हम फोर्स वेरिएबल है और वो जिगजैग है, कभी ज़्यादा कभी कम। यहाँ हम देख रहे हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन है, यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ फोर्स जिगजैग क्वेश्चन कर रहा है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो वहाँ पर वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स वाला हमारा हमने पढ़ा है कॉन्सेप्शन, उसी कॉन्सेप्शन को लेकर हम चलेंगे। तो कैसे चलेंगे आप यहाँ देखिए, चलना है आप कैसे चल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कायदे से चलेंगे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्शन है, आप कायदे से चलिए। साइंस करना है, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, दिमाग उतना ही लगाओ जो जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ ठीक नहीं होगा। सामान्य भाषा में लोग बोलते गए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरा फिजिक्स भी कहता है ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग उतना ही लगाओ जितना जरूरत है। कितना होगा अभी हम जैसे देखिए, मान लीजिए काम के हो सकता है, काम जैसे हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, तो इस ढंग से मान लीजिए फोर्स वैरी करा, ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ पर आपका देखो, अब तो हमारा ये हो गया एरिया, ये हमारा कर्व है वो ये। अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, मैथ का कोई फार्मूला इसके लिए नहीं है, कोई मैथमेटिशियन नहीं जानता इसको। तो इसमें हम लोग कैलकुलस का करेंगे, यहाँ दिया रहेगा फोर्स क्या है, किस ढंग से है। तो आपको जो है यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रिप हम काट देते हैं। अब ये इस स्ट्रिप का एरिया निकाल देंगे, इस स्ट्रिप का एरिया हमारा कितना आएगा, इस स्ट्रिप का एरिया मान लीजिए जो फोर्स यहाँ पर है ये हमारा स्ट्रिप है पी क्यू आर एस, इस पे आप काट सकते हैं इसी जो भी, ये यहाँ पर है तो पी क्यू आर एस काटा। अब इसमें क्या वर्क होगा, स्मॉल वर्क एफ डी एक्स। अब इसी एफ डी एक्स का आप इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो 0 से लेकर के x तक, ये 0 से x इंटीग्रेट हो जाए। मान लीजिए टच नहीं कर रहा है ये ग्राफ, फोर्स विशेष डिस्प्लेसमेंट से लगाया गया है, तो जहाँ से है x1 से लेकर x2 तक, यानी xi से लेकर xf तक आप इंटीग्रेट करो। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ आपका ये भी हो सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। ये आप देखिए कई ढंग के ग्राफ हो सकते हैं, जैसे मान लो ग्राफ ये देखिए, अब ये हमारा जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है ए बी। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको ये निकालना होगा। अब यहाँ भी आप वही काम करोगे, एफ डी एक्स स्मॉल स्ट्रिप जैसे हमने काट लिया, इसका क्या आ जाएगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वही चीज, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है पी क्यू आर एस। अब यहाँ क्या करेंगे, ये ऑरिजिन है, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। अब कहाँ से कहाँ तक होगा, ये x1 है मान लीजिए, ये x2 है, एफ डी एक्स का x1 से लेकर के x2 तक इंटीग्रेट करोगे, ये हमारा वो बताएगा कि फोर्स कैसे कैसे है, f का वैल्यू दिया रहेगा। अब वो x के टर्म में दे, y के टर्म में दे, z के टर्म में दे, अगर x के टर्म में है तो f dx, y के टर्म में है तो f dy, z के टर्म में है तो f dz। यहाँ कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, हमने फोर्स को वर्क को पूरा क्लियर किया है, वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, सारा ग्राफ हमने क्लियर किया है। अब इसके बाद हम आपको एनर्जी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एनर्जी के बाद फिर वर्क एनर्जी थ्योरम होगा, फिर आपका जो है पावर, और फिर उसके बाद आप एक सीट देंगे इसमें वर्क एनर्जी और पावर तीनों के क्वेश्चंस होंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे आपके सामने। उस सॉल्यूशन को आप देखिएगा, जो कॉन्सेप्शन आपको बता रहे हैं इसके बाद उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, और न तो कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी कंडीशन में जब आप जाओगे तो कॉन्सेप्शन यही क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप जो है कॉन्सेप्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कॉन्सेप्शन जब आप समझ के स्ट्रॉन्ग करोगे तो फार्मूला आपके पास अपने आप आता चला जाएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं होती है। लेकिन अगर कॉन्सेप्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप कितना भी पढ़ेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मेरा मेन गोल है कि आप कॉन्सेप्शन पे ध्यान दो, हर टाइप के आपने कॉन्सेप्शन बताया है, आगे आप